मैं इंजीनियर अमित मिश्रा, बीटेक एमबीए। पिछले 20 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को, और इन 20 सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके अपने सपने पूरा करने में मदद किया है। कैसे मदद किया है? फिजिक्स को मास्टर करके उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक किया है और डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। इतना ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने बोर्ड के एग्जाम्स में फिजिक्स में बहुत ही आसानी से 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो आप भी इन्हीं बच्चों में से हो सकते हैं। आप भी अपने सपने, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% प्लस मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे? बस वही एक चीज कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उनको मास्टर करना है। तो जो वेक्टर्स का हमारा लेक्चर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था वो था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हमने 10 तरह के वेक्टर्स के बारे में, जो जनरल टाइप्स हैं, जो यूज में आते हैं हमारे फिजिक्स में, उनके बारे में पढ़ा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर ऐसा होता है जो बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, जिसका हम फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे। बहुत बहुत यूजफुल वेक्टर है। उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब क्या होता है? बहुत सारे मतलब होते हैं यूनिट के। जैसे कि आप फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पढ़ते हैं कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास के लिए किलोग्राम हो गया, लेंथ के लिए मीटर हो गया, है ना, वो भी यूनिट होता है। लेकिन एक यूनिट का मतलब होता है 1, है ना, मैथ्स में यूनिट का मतलब 1। तो यहां पे यूनिट वेक्टर का मतलब वही मैथ्स वाला यूनिट है, 1। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। सो सिंपल, राइट? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, यूनिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी और 1। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी और 1, राइट? अब बच्चों, आपको पिछली क्लास में मैंने वेक्टर के नोटेशन के बारे में बात किया था। उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं बात किया था ना, मॉड साइन से, मॉडुलस साइन, 2 वर्टिकल लाइंस, उनके बीच में वेक्टर का सिंबल, है ना। तो अगर उस फॉर्म में हम लिखें, जैसे हमने लिखा मॉड वेक्टर ए, ठीक, 2 वर्टिकल लाइंस, मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, इज इक्वल टू 1। इसके साथ में कोई भी यूनिट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने वेलोसिटी लिया, ठीक है, और हमने क्या कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जो हमें गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। सो यहां पर वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, यहां पर वेलोसिटी इज यूनिट वेक्टर, राइट? अब क्योंकि मैंने बताया ये स्पेशल टाइप का वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो बाकी के वेक्टर्स से इसको अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, सो दैट आप देखते ही पहचान जाए कि ये गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका नोटेशन भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं
नोटेशन में यूज कैप, टोपी, कैसी कैप, इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, यूज कैप इंस्टेड ऑफ एरो। जो हम एरो लगा रहे थे ना सिंबल में अल्फाबेट के ऊपर, उसकी जगह पर हम इन्वर्टेड वी बनाएंगे जिसको हम कैप बोलते हैं। सो इसका मतलब है कि अब हम देखें इसको क्या लिखेंगे, ए कैप, क्या बोलेंगे इसको, ए कैप। इसको हम क्या लिखेंगे, वी कैप, वी कैप, राइट। तो अब इसको अगर हम मॉडिफाई करें, मतलब एरो की जगह पे लिखें, तो मॉड ए कैप इज 1, मॉड वी कैप इज 1। ओके, क्लियर। सो मैं रिपीट करता हूं फिर से, एनी वेक्टर whose magnitude is unity 1 will be called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, राइट। और इसके नोटेशन में हम क्या चेंज करेंगे कि जो हम सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो लगा रहे थे उसकी जगह पे हम इन्वर्टेड वी लगाएंगे जिसको हम कैप बोलते हैं। उसको प्रोनाउंस भी हम यही करेंगे, जैसे ए हमारा यूनिट वेक्टर है मान लीजिए, तो ए कैप। वेलोसिटी हमने मान लीजिए यूनिट लिया 1 मीटर पर सेकंड का, जैसे ये एग्जांपल लिया था, तो इस पे हम v के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, v के ऊपर कैप लगाएंगे। क्या लिखेंगे, v कैप। सो इन फ्यूचर यू रिमेंबर, whenever you are given a vector whose magnitude is unity 1, so don't put arrow over symbol, put inverted v जिसको हम कैप बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हुई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। अब मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि ये बहुत ही यूजफुल वेक्टर है, इसका बहुत यूज में आएगा। सो क्या यूज में आता है, क्यों यूजफुल है, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो आपने ये लिखना है, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और एक एग्जांपल दे देना वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड v कैप मॉड v इज इक्वल टू 1, राइट। सो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि क्या इसका यूज है, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत यूजफुल वेक्टर है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर की हेल्प से, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपको कोई वेक्टर गिवन है, राइट, और उसकी डायरेक्शन जो है हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ में, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ में हम उस वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ का कोई यूनिट वेक्टर लिख दें, यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो हमारा वो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में कंप्लीट हो जाता है। फिर से सुनिए, यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है वो होता है किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताने में। अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, तो आपकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। एक एग्जांपल से बताता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं पहले एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस से कि ये हमारी एक डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमारा कोई n कैप यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई एक डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमारा n कैप यूनिट वेक्टर है, राइट। अब हमने कहा कि एक कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है।
ठीक है, ये कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, जिस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर एन कैप था। इज क्लियर? क्या बताया मैंने? इसे सुनिए कि एक आपकी गिवन डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर आपको गिवन है एन कैप, राइट? इसका मतलब क्या है कि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट वेक्टर है ना, और डायरेक्शन ये गिवन है आपको। अब हमने क्या किया कि इसी डायरेक्शन में एक सड़क जा रही है, रोड है, उसमें एक कार जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस कार की स्पीड को वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब ये तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको नॉन डायरेक्शन नहीं है ना, नॉन डायरेक्शन मतलब जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, वैसी कोई डायरेक्शन नहीं है ये, नहीं तो आप तुरंत बता देते कि भाई ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार v इज इक्वल टू वेक्टर v, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 20। अब याद करिए जो हमने पिछले लेक्चर में जब डायरेक्शन लिखा था तो किस तरह लिखा था, 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरह से लिखा था। यहां पे हमें पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन है, जब पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है तो उसके लिए आपको क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। तो जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख रहे थे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एन कैप, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बताने का काम कौन कर रहा है, यूनिट वेक्टर एन कैप। तो 20 एन कैप किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं आप कितना सिंपल सी चीज है, ये आपको क्लियर हो गई होगी कितना सिंपल बात है ये, कि अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है और उसकी डायरेक्शन में हमें कोई यूनिट वेक्टर गिवन है, तो वो यूनिट वेक्टर जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। यहां पर हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ कार वेक्टर v इज इक्वल टू 20 n कैप किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी इसको पढ़ेगा, स्टूडेंट, टीचर, कोई भी, तो वो समझ जाएगा कि ये जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जो n कैप यूनिट वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि एक ये डिफाइंड डायरेक्शन नहीं थी जो नॉन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, इसलिए इसका यूज हुआ। सो ये बार बार हम यूज करेंगे फिजिक्स में, बहुत ही यूजफुल वेक्टर है आपका। यूज समझ में आ गया, ठीक है? तो यूज मैं अगर लिख दूं यहां पर, टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ a vector, to define direction of a vector, ये इसका यूज हुआ। तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई यूनिट वेक्टर की, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिटी। फिर मैंने आपको इसका यूज बताया कि क्या यूज है, किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को पता करने में, डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में, टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब हमें यह देखना है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है तो उसकी हेल्प से आप यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? उसका फार्मूला एक तरह से हम लिखने जा रहे हैं। सो फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, so unit vector is equal to unit vector but always of a given vector, जो आपको वेक्टर गिवन होगा, is equal to vector divided by magnitude of vector। अगर हम गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एग्जांपल से ही हम समझे तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपको कि गिवन वेक्टर मैं पहले लिख रहा हूं, गिवन वेक्टर मान लीजिए आपका है वेक्टर ए, ये गिवन वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करते हैं, मॉड साइन।
तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, या मैंने कहा था कि आप मैग्नीट्यूड को बिना एरो के लिख देंगे तो वो भी आपका मैग्नीट्यूड ही बताता है। तो चाहे आप वेक्टर के सिंबल के साथ में, एरो के साथ में मॉड के अंदर लिखे, या विदाउट एरो केवल सिंबल को लिखते हैं। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया कि उसके सिंबल के ऊपर इन्वर्टेड वी, कैप, तो ये ए आपका हो गया सिंबल और इसके ऊपर कैप, तो ये एक तरह से फार्मूला बन गया। ओके, सो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में जैसे डेफिनेशन वगैरह भी कई बार पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशन में आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और उसके साथ में ये फार्मूला लिख दीजिएगा। किसी भी डेफिनेशन में अगर फार्मूला होता है तो वो जरूर लिखा करिए। वो पूछे कहेगा नहीं आपसे कि फार्मूला भी लिखिए, बट इट इज मैंडेटरी, आप कह सकते हैं जरूरी है, ठीक है, कि आप डेफिनेशन का स्टेटमेंट लिखिए और उसके साथ में अगर फार्मूला है तो फार्मूला लिखिए। तो डेफिनेशन लिखेंगे इट इज यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिटी, और उसका फार्मूला लिखेंगे a कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये आपका हुआ यूनिट वेक्टर। अब बात आती है कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था यूनिट वेक्टर n कैप का, वो तो एक रैंडम एग्जांपल मैंने कोई ऐसे दे दिया था, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शंस नॉर्मली आपको जो गिवन होती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके गिवन होती हैं, या फिर डायरेक्शंस का हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं कि हम जो स्पेस है उसको हम 3 डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ना। आपको पता है 3 डायमेंशंस में कौन कौन सी हम लेते हैं? x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो पूरे स्पेस को हम 3 डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशंस में अगर डिवाइड कर दें x y z, तो जो भी आपको गिवन वेक्टर्स हैं स्पेस में ही तो होंगे वो, तो या तो वो x की तरफ होंगे या y की तरफ होंगे या z की तरफ होंगे या इनके बीच में होंगे कहीं पर। इसका मतलब है कि किसी भी गिवन वेक्टर को हम x y z के फॉर्म में, टर्म्स में, डायरेक्शंस में लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम डायरेक्शंस को लिखना सीखेंगे x y z के फॉर्म में। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे स्पेस को आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। लेट अस से ये आपका हुआ, ये रोटेशन जो होना चाहिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे x और y को, तो z की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक है, इस तरह से हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो ये z की तरफ जा रहा है आपका। तो अगर हम स्पेस को, इनको आप मैथ्स में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। 2 डायमेंशन में अगर हम ले रहे हैं तो एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। सो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखें डायरेक्शन को एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो यहां पर यूनिट वेक्टर्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं। सिंस ये आपको पता है कि x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, y और z के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और x और z के बीच में भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 3 डायरेक्शन में है, इसको ऐसे नहीं देखिएगा कि देखने में तो आपका ये 270 लग रहा है, होना चाहिए 360। ये 3 डायमेंशन में है। एक्स वाई आपका बोर्ड पर है अगर, तो z इसके बाहर है, ऐसे मान लीजिए ये x है, ये y है, तो z ऐसे है, पेन की तरफ बाहर ऐसे, ठीक है, राइट, ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे। तो इनको हम 90 डिग्री पर है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर हम एक्स वाई जेड 3 यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स
in 3 dimension x, y and z। अगर हम केवल दो डायमेंशन यूज करें, दो डायरेक्शन x एंड y, राइट, जैसे दो डायरेक्शन में ज्यादातर मोशन हमारा दो डायरेक्शन में होता है, 2 डायमेंशन होता है x और y, तो फिर दो लाइन 90 डिग्री पर होते हैं तो उसको क्या बोलते हो, रेक्टेंगल। तो फिर हम इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इन 2 dimensions x, y। अब ये क्या है यूनिट वेक्टर्स, इनको आपको याद करना है। x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ये यूनिवर्सल है, ये ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में यही सिंबल यूज होते हैं। ये याद कर लीजिए कि x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, ये i है, i कैप, i कैप, ठीक है, स्मॉल i बनाएंगे, कैपिटल i नहीं। y डायरेक्शन में स्मॉल j कैप और z डायरेक्शन में स्मॉल k कैप। ये याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ये याद रखना है, ये कहीं चेंज नहीं होगा, ऑल ओवर यूनिवर्स यही सिंबल यूज होंगे। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं हमेशा, बोलिए i कैप। y डायरेक्शन में क्या लेंगे, j कैप। z डायरेक्शन में क्या लेंगे, k कैप। फिर से, अच्छा, ये x y z की जो डायरेक्शंस हैं ये पॉजिटिव वाली हैं। जैसे आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट बनाते थे ना, तो x ओरिजिन के एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, y ओरिजिन के एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव होता था, वैसे z भी आपका एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा। तो ये जो हम ले रहे हैं ये x y z की पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, बोलिए जोर से, i कैप। y की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, जोर से बोलिए, j कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस की तरफ कौन सा होगा यूनिट वेक्टर, k कैप। अब इनको अगर हम यहां पर x y z में प्लॉट करें, ड्रॉ करें, तो देखिए कैसे आ गया। x की डायरेक्शन में क्या बताया, i कैप। y की डायरेक्शन में क्या बताया, j कैप। z की डायरेक्शन में क्या बताया, k कैप, ठीक है। सो x की डायरेक्शन में i कैप, y की डायरेक्शन में j कैप एंड z की डायरेक्शन में k कैप। इसको याद रखेंगे। सो दीज 3 यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एंड अगर हम 2 डायमेंशन में लेंगे तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स भी उनको हम बोल सकते हैं। तो सिंस ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन से कि अगर हम इनका मॉड लेंगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो कितना होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, 1 ठीक है। सो i j k are 3 unit vectors in x direction positive, in y direction positive and z direction positive, जिनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे, 1 1 1, राइट। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव x होगा तो माइनस i हो जाएगा, अगर नेगेटिव y होगा तो माइनस j हो जाएगा, अगर नेगेटिव z होगा तो माइनस k हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है ना। अब ये क्यों डिफाइन किए गए, आप सोचोगे भाई कोई भी चीज जो है ऐसे ही नहीं डिफाइन की जाती है फिजिक्स में, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि अब हम i j k के टर्म्स में x y z डायरेक्शन में हम किसी भी गिवन वेक्टर को लिख सकते हैं। आपको कोई भी गिवन वेक्टर हो स्पेस में तो उसको आप x y z डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स में या i j के यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। ये इसका यूज हो रहा है। तो देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे आगे।
सो क्या बताया मैंने कि आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, इनकी हेल्प से हम किसी भी गिवन वेक्टर को, स्पेस में गिवन वेक्टर है तो उसको हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। उसके पहले जो है हमें एक चीज और सीखनी है, वो है कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन वेक्टर, रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ गिवन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं? कंपोनेंट रिजॉल्व पार्ट projection of a vector. कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, उसको हम रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ गिवन वेक्टर भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर भी कह सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है और क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसका यूज है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर किसी डायरेक्शन में गिवन है, अब उस वेक्टर का इफेक्ट हम किसी दूसरी डायरेक्शन में जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दूसरी जो डायरेक्शन में इफेक्ट जानना चाहते हैं, हम उस गिवन वेक्टर का कंपोनेंट देखना चाहते हैं, हम उस गिवन वेक्टर का उस डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट देखना चाहते हैं, हम उस गिवन वेक्टर का उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं। So component of a given vector, resolved part of a given vector, projection of a given vector in some given direction is actually effect of that vector in that given direction. फिर से रिपीट करता हूं कि आपको कोई एक वेक्टर गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई एक वेक्टर गिवन है किसी डायरेक्शन में और उस वेक्टर का इफेक्ट आप दूसरी डायरेक्शन में जानना चाह रहे हो, तो जो दूसरी डायरेक्शन में जिसके आप उसका इफेक्ट जानना चाह रहे हो, उस डायरेक्शन में आप उस वेक्टर का कंपोनेंट निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, या रिजॉल्व पार्ट निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, या प्रोजेक्शन निकालोगे, कैलकुलेट करोगे। सो निकालने को उस गिवन वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का, रिजॉल्व पार्ट निकालने को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन वेक्टर, राइट। एक एग्जांपल से समझाता तो और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपका बॉक्स है, उसको आप जो है शिफ्ट करना चाहते हैं आगे की तरफ, ठीक है। या और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जब आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर, तो आप अपने सूटकेस को कैसे चलाते हैं, कभी ध्यान दिया है आपने? अब मैं बता रहा हूं, अब ध्यान करके बताइए। अब आप जब आप अपनी ट्रॉली बैग को, सूटकेस को, व्हील वाला सूटकेस को लेके चलते हैं तो कैसे चलते हैं? ये आपका होता है और आप उसको ऐसे लेके चल रहे होते हैं, वो इंक्लाइंड होता है, ऐसे इंक्लाइंड, आप ऐसे फोर्स लगा रहे होते हैं, ऐसे टेढ़ा, है ना, इंक्लाइंड होता है। अब वैसे कुछ सूटकेसेस बैग आने लगे हैं जिनमें व्हील्स ऐसे लगे होते हैं कि लोग उसको वर्टिकल ऐसे रख के ऐसे ही पुश करके हुए, धक्का मारते हुए चलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो आपके ट्रॉली बैग्स होते हैं या सूटकेस व्हील वाले होते हैं, जब आप उनको पुल करते हो या पुश करते हुए लेके जाते हो प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर, तो कैसे लेके जाते हो? उसको आप टेढ़ा करके खींच रहे होते हो, ऐसे। अब आप देखिए जरा, टेढ़ा करके खींचने का मतलब क्या है? आप मेरे हाथ की डायरेक्शन देखिए, ऐसे कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किसी एंगल पे लगा रहे हो, ऐसे टेढ़ा, लेकिन वो आपका ट्रॉली बैग या सूटकेस किधर जा रहा है? आगे की तरफ। समझ रहे हैं? इसको ऐसे देखिए कि ये आपका मान लीजिए ट्रॉली बैग या सूटकेस है, इस पर आप फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, राइट, व्हील्स लगे हुए इसमें, लेकिन इसका मूवमेंट किधर हो रहा है? ये जा किधर रहा है? आगे की तरफ, मोशन इधर हो रहा है। इसकी जो वेलोसिटी मैं कहता हूं अगर, तो इसकी वेलोसिटी जो है इधर है,
मूव इधर कर रहा है, आपने फोर्स इधर लगाया, जा रहा है ये इधर। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, इसका इधर कितना इफेक्ट आ रहा है। भाई एक इफेक्ट चाहिए ना। मान लीजिए कि आपको इस सूटकेस को इस तरफ चलाना है सीधे, तो इसको चलाने के लिए आपको 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में। तो आपको ये वाला फोर्स कितना लगाना पड़े कि सो दैट इधर आपको सीधी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स मिल जाए। तो इफेक्ट इसका जो फोर्स का है इस एंगल पर, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर आप लगा रहे हैं, उसका इधर कितना इफेक्ट आना चाहिए, 2 न्यूटन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्स रिक्वायर्ड इन horizontal direction is equal to 2 Newton. So it means effect of force F at angle theta in horizontal direction is equal to 2 न्यूटन। अब बात क्लियर हुई। आपको जो सूटकेस ट्रॉली बैग है उसको प्लेटफॉर्म पर हॉरिजॉन्टल ले जाना है, तो ले जाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिधर उसकी वेलोसिटी है, मोशन है, 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल नहीं लगा सकते फोर्स। ऐसे करके ऐसे खींचना बहुत ही मुश्किल है, उसके लेवल पे आकर के, सूटकेस के लेवल पे आकर के। सूटकेस की हाइट कम है, आपकी हाइट ज्यादा है, तो सूटकेस की हाइट पे आकर के हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। तो आप उसको इंक्लाइन किसी एंगल पर आप फोर्स लगा के खींच रहे हो उसको, या धक्का दे रहे हो। तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 2 न्यूटन। तो आपको अपने हाथ से इस एंगल पे, थीटा एंगल पे कितना फोर्स लगाना पड़े कि सो दैट उसका इफेक्ट इधर जो है 2 न्यूटन आ जाए। तो मैं बार बार वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इफेक्ट। तो ये जो गिवन वेक्टर है कौन सा, फोर्स F, ये किसी दूसरी डायरेक्शन में गिवन है, आप जो लगा रहे हो कोई दूसरी डायरेक्शन है, और इसका इफेक्ट हमें चाहिए किसी दूसरी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कंपोनेंट निकालेंगे, उसका रिजॉल्ट पार्ट निकालेंगे, या उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब बात क्लियर हुई। जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था कि कंपोनेंट या रिजॉल्ट पार्ट या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, इफेक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। सो इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है बात आपको कि जो फोर्स F हम एंगल थीटा पर लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको, सूटकेस को, ट्रॉली बैग को चलाने के लिए हमें 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि फोर्स F जो थीटा एंगल पर आप अपने हाथों से लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ F, इसको अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, देयरफॉर कंपोनेंट या रिजॉल्ट पार्ट या प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स F इन हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन। ठीक है, कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट या प्रोजेक्शन ऑफ F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन, क्योंकि इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में कितना आना चाहिए, 2 न्यूटन। अब बात क्लियर हुई। ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट चीज लगती है, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं आपको आराम से, कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसका क्या यूज है, क्यों कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे। सो कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट या प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर मींस इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट या प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। अब मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट निकालने का या रिजॉल्व पार्ट निकालने का या प्रोजेक्शन निकालने को हम बोलते हैं व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे ये हमें सीखना है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके,
resolution of a vector. Resolution of a vector के पहले जरा प्रोजेक्शन भी देख लेते हैं. प्रोजेक्शन मैथ्स में आपने भी यूज किया है. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन. बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका. ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस from two ends of vector in given direction. अगर आपको किसी भी वेक्टर का एक गिवन डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे, इसको याद कर लीजिएगा. क्या करना है हमें? एक वेक्टर गिवन है और एक डायरेक्शन गिवन है. गिवन वेक्टर का हमें गिवन डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है. तो मेथड क्या है कि जो वेक्टर है उसके दो एंड पॉइंट होंगे ना, एक टेल पॉइंट और एक हेड पॉइंट, टेल और हेड. तो उसके टेल और हेड से आप दो परपेंडिकुलर लाइंस गिवन डायरेक्शन में बना दीजिए, तो आपको प्रोजेक्शन पता चल जाएगा. एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए कि आपका ये गिवन वेक्टर है AB, ठीक है, ये वेक्टर है और ये आपकी गिवन डायरेक्शन है. ये डायरेक्शन गिवन है. तो इस वेक्टर का हमें इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए. तो क्या मेथड मैंने बताया कि इसके दो एंड पॉइंट से आप गिवन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइंस बना दीजिए. तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन लाइए, यहां से परपेंडिकुलर लाइन लाइए. तो ये जो आपका दो परपेंडिकुलर लाइंस का फुट के बीच में जो पोर्शन आया है, लेट अस से ये CD है. सो CD इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB. वेक्टर को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं. अगर वेक्टर का कुछ सिंबल नहीं दिया है ना, तो उसका एंड पॉइंट ले लीजिए दोनों. किधर से किधर लेंगे? पहले कौन सा लेंगे? टेल. बाद में कौन सा लिखेंगे? हेड. क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हमने बताया था किधर से किधर होती है, टेल टू हेड. तो A to B, AB के ऊपर एरो लगा दीजिए, तो इसको बोलेंगे वेक्टर AB. अगर वेक्टर का कोई सिंबल नहीं दिया है तो उसके एंड पॉइंट के टर्म्स में लिखिए उसको, ठीक है. सो CD इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB इन गिवन डायरेक्शन. इज इट क्लियर? सो टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन, ड्रॉ two perpendicular lines from two ends of given vector in given direction. तो आपको जो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन. अब आपको मैंने बताया था कि कंपोनेंट भी वही होता है, रिजॉल्ट पार्ट भी वही होता है. तो यही एक तरह से मेथड यूज होता है कंपोनेंट निकालने के लिए, रिजॉल्ट पार्ट निकालने के लिए, जो प्रोजेक्शन वाला है. ओके. जैसे मैंने अभी प्रोजेक्शन बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसके दो एंड पॉइंट से टेल और हेड से दो परपेंडिकुलर लाइंस आप गिवन डायरेक्शन में बना देंगे. तो उनके जो परपेंडिकुलर्स के फुट होंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन. इसी तरह से हम किसी गिवन वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं गिवन डायरेक्शन में. नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वेक्टर हमें गिवन स्पेस में है तो उसको 2 डायमेंशन में हम स्टडी करेंगे. अगर 2 डायमेंशन में है, अगर वो 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में स्टडी करेंगे. ज्यादातर हमारे जो केसेस होंगे वो 2 डायमेंशंस में होंगे. तो पहले हम 2 डायमेंशन पे जरा सीखते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, फिर उसको हम 3 डायमेंशंस में जनरलाइज कर देंगे. ओके. तो 2 डायमेंशंस के लिए मैंने वर्ड यूज किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स. तो यहां पे कंपोनेंट्स को भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं बोल सकता हूं इसको, क्योंकि मैं केवल 2 डायरेक्शन में अभी आपको बता रहा हूं, एक्स और वाई में.
सो इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ड्रॉ कर लीजिए। ये ओरिजिन हो गया O, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई। ठीक, अब मान लीजिए कि आपका गिवन वेक्टर आपका ये है OA, ये गिवन वेक्टर हो गया। लेट अस से दिस इज एनी वेक्टर, कुछ भी इसका नोटेशन ले लीजिए। इस पॉइंट का नाम कुछ और रख देते हैं, इस पॉइंट को P लिख दीजिए और इस गिवन वेक्टर को वेक्टर A ले लीजिए। अगर ये फोर्स होगा तो ये F आ जाएगा, अगर ये वेलोसिटी होगा तो ये V आ जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो D आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पे मैंने जनरल ले लिया कि वेक्टर A है, इसका टेल कहां पर है, ओरिजिन पर O, और इसका हेड कहां पर है, ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, तो हमें ये वेक्टर गिवन है और इसका हमें डायरेक्शन एंगल दिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बना। ठीक, तो अब हमें इस वेक्टर A का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट निकालना है, इसको हमें रिजॉल्व करना है, इसके हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब 90 डिग्री पर एक्स और वाई, तो इसको हम रिजॉल्व पार्ट्स भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजॉल्विंग अ गिवन वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहां पे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। अब फिर वही बात, क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, क्यों कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि उस वेक्टर का हम गिवन डायरेक्शन में इफेक्ट जानना चाहते हैं। तो ये आपका वेक्टर ओपी की डायरेक्शन में जो लगा हुआ वेक्टर ए, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वेक्टर ए का एक्स की डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे, रिजॉल्व पार्ट निकालोगे, प्रोजेक्शन निकालोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए का वाई की डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए का वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे, रिजॉल्व पार्ट निकालोगे, प्रोजेक्शन निकालोगे। इज इट क्लियर। तो हम क्यों इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, क्यों हम इसके कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ गिवन वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन प्लस एंड इन वाई डायरेक्शन प्लस। इज इट क्लियर। मेथड अभी हमने प्रोजेक्शन में सीखा था कि दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस बनाइए। तो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जानना है तो इसके दो एंड पॉइंट क्या हुए, O और P, इससे आप x पर परपेंडिकुलर लाइंस बनाओ। लेकिन जो O पॉइंट पे ओरिजिन पर तो इसका एक वाला एंड है, तो यहां से परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, है ना, नहीं बनेगा ना, तो केवल P से आएगा। तो P से हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दी है। लेट अस से दिस पॉइंट इज M। तो जो दोनों एंड के बीच में आपका आ गया O से M तक, ये क्या हो गया, बोलिए। अभी जैसे बताया था मैंने, ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं आप, राइट। सिंस ये एक्स डायरेक्शन में है इसलिए इसका नोटेशन हम ax लिख सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज वेक्टर ax, वेक्टर ax इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन। अब इसी तरह मैंने आपको कहा कि हमें पता करना है कि वेक्टर a का पॉजिटिव y की डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, तो इसका हमें पॉजिटिव y में कंपोनेंट निकालना होगा। क्या मेथड, वही प्रोजेक्शन वाला, दोनों एंड पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइंस बनाइए। बट इसका जो ये वाला एंड है टेल, ये ओरिजिन पे, यहां से परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, तो इसी तरह से आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन लाइए। सपोज ये पॉइंट है N, दोनों के फुट पर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट, रिजॉल्व पार्ट, प्रोजेक्शन। तो O से N तक अगर मैं ये एरो लगा दूं, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो एरो लगाना पड़ेगा। तो O से N तक जो हुआ, दिस इज इफेक्ट ऑफ वेक्टर A इन y डायरेक्शन, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन y डायरेक्शन, मतलब रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर A इन y डायरेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन y डायरेक्शन। तो सिंस ये y डायरेक्शन में वेक्टर A का इफेक्ट या कंपोनेंट, तो इसको हम लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में a y, और वेक्टर है तो a y वेक्टर।
इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसको जरा यहां पे मैं लिखता हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू ax. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन y डायरेक्शन is equal to vector ay. Okay, so what is vector ax? It is effect of vector a in x direction. What is vector ay? It is effect of vector a in y direction. अब जब वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों होगी. डायरेक्शन तो हमें पता है ax का किधर है, x की तरफ, और ay का किधर है, y की तरफ. ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरा बात करते हैं. ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है भाई, बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. ये आपका ट्रायंगल है OPM, है ना. साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां पर देखिए हमें क्या गिवन है, OP गिवन है ना. OP क्या है इस वाले ट्रायंगल के लिए? हाइपोटेन्यूस. और हमें क्या चाहिए, इसी तरह से कैलकुलेट करोगे. बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल तरीकों से आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा. तो हमें गिवन क्या है बताइए? गिवन क्या था? वेक्टर गिवन था. किधर गिवन था? OP क्या है इस ट्रायंगल के लिए? हाइपोटेन्यूस. और हमें निकालना क्या है, क्या चाहिए? हमें OM चाहिए. OM क्या है इस वाले ट्रायंगल OPM के लिए? आपका बेस. तो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में क्या रिलेशन होता है? कोसाइन थीटा, कॉस थीटा जिसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री में, राइट. अब मैग्नीट्यूड का नोटेशन मैंने क्या बोला था, क्या लिखते हैं? या तो मॉड के फॉर्म में लिखिए या विदाउट एरो लिखिए. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं यहां पे विदाउट एरो लिख देता हूं. यूज करना थोड़ा सा इजी है, मॉड वाले साइन को बार बार लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आप विदाउट एरो लिख दीजिए, तो उसका भी मतलब मैग्नीट्यूड बताया था मैंने. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू a. इसका मतलब है कि लेंथ OP जो है O से P तक, O से P तक ये लेंथ हुई ना. तो लेंथ ऑफ वेक्टर क्या बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर में, कि लेंथ ऑफ वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है. तो OP क्या हो गया? A. अब मुझे OM चाहिए, OM की लेंथ. तो ट्रायंगल में यूज करिए cos थीटा, किसमें? इन ट्रायंगल OPM. इन ट्रायंगल OPM cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस कितना है? OM. हाइपोटेन्यूस कितना है? OP. OM हमें नहीं पता है, वही निकालना है. OP कितना है? पता है. मैग्नीट्यूड. अब बहुत से बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर ए लिख देते हैं. यहाँ पे हम कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं? लेंथ की. लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नो एरो. तो OM अपॉन A. तो यहां से OM इज इक्वल टू कितना आ गया? A cos थीटा. एंड प्यारे बच्चों, ये OM क्या था? अगर एरो के फॉर्म में बोलेंगे तो ये था वेक्टर AX. लेकिन जब आप लंबाई लेंथ के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या है? वेक्टर AX का मैग्नीट्यूड, है ना. वेरी गुड. तो ये हो गया AX विदाउट एरो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट AX. अब जरा हमें देखिए और क्या निकालना है? AY निकालना है. AY कितना है? ON. ये आपको क्या दिख रहा है? क्या ये रेक्टेंगल ONPM रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ON और PM इक्वल होंगे. बोलो भाई, ये क्या बात है? ये तो सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं. तो ON और PM इक्वल होंगे, तो हमें ON निकालना है. तो हम PM कैलकुलेट कर लें. जो PM होगा लेंथ में वही ON होगा. तो अब इसी ट्रायंगल OPM में अगर मैं साइन थीटा लिखो, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं AX इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX. ठीक है. अब इसी ट्रायंगल OPM में साइन थीटा लिखिए. साइन थीटा क्या होता है? अभी तुमने बात किया था, पता भी है यार तुम लोगों को. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कितना है? PM. हाइपोटेन्यूस कितना है?
ओपी, पीएम नहीं पता है, ओपी की लेंथ पता है कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए, सो यहां से पीएम कितना आ गया, बोलो भाई, अरे यार सिंपल देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, sin थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन ए, तो पीएम कितना हो गया, a इंटू साइन थीटा, सिंपल कैलकुलेशन, इतना क्या सोच रहे हो, पीएम इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। हमें पीएम नहीं चाहिए थी, हमें ओएन चाहिए थी, लेकिन ओएन और पीएम इक्वल है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा, ओएन के इक्वल। व्हाट इज ओएन, ओएन इज मैग्नीट्यूड ऑफ या लेंथ ऑफ वेक्टर ए वाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ये आया था आपका ए एक्स, ये मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं, ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ए एक्स कितना आया था, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए वाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए वाई, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूं, सिंस हम ये एक्स और वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं जिनके बीच में एंगल 90 होता है, केवल 2 डायमेंशन को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, रिजॉल्व पार्ट्स, प्रोजेक्शंस। तो आपको गिवन वेक्टर जो है वो ओपी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर ए गिवन है, हमने ऐसे रैंडम वेक्टर एक ले लिया है, वेक्टर ए, जो कि फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई डायरेक्शन हमने जो ली है पॉजिटिव वाली, एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल कितना है, थीटा। अब मुझे वेक्टर ए का एक्स की डायरेक्शन में इफेक्ट जानना है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट चाहिए एक्स की डायरेक्शन में। हमें वेक्टर वाई, हमें वाई की डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जानना है, मतलब कंपोनेंट चाहिए वाई की डायरेक्शन में। कंपोनेंट के लिए प्रोजेक्शन वाला काम करेंगे, मतलब आप परपेंडिकुलर्स बनाइए, तो एक्स की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बनाया पीएम, फुट के बीच के जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया प्रोजेक्शन की लेंथ या कंपोनेंट की लेंथ या रिजॉल्व पार्ट की लेंथ। सिंस एक्स डायरेक्शन है इसलिए इसको ax लिखा, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो o से m की तरफ एरो लगाया हुआ है तो ये भी वेक्टर हुआ, तो ax वेक्टर। इसी तरह से y की डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाइए, तो p से परपेंडिकुलर लाइन आया pn, फुट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया o से n का, ये क्या हो गया कंपोनेंट की लेंथ, रिजॉल्व पार्ट की लेंथ, प्रोजेक्शन की लेंथ y डायरेक्शन में। a है इधर y है तो ये ay हो गया इसका नोटेशन, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ay। अब हमें ये लेंथ चाहिए OM और ON लेंथ चाहिए, तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल देखिए OPM, ON और PM इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर हम हाइपोटेनस लें और बेस लें तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे हमारा आ गया OM इज इक्वल टू a cos थीटा ax, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax, कंपोनेंट ax। अब हमने sin थीटा लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, pm अपॉन op, op इज a मैग्नीट्यूड ऑफ a, लेंथ क्या होती है मैग्नीट्यूड, तो pm यहां से आ गया a sin थीटा। अब pm और on इक्वल है तो ये on हो गया, तो यहां से ay कितना आ गया a sin थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ay वेक्टर, राइट। सो इसको ये सारा हटा करके अब मैं समराइज कर देता हूं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी, जो हमने कैलकुलेट किया था ax इज इक्वल टू कितना आया था a cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन y डायरेक्शन, अभी मैं केवल इसका भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ay इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। याद कर लो अब इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका और बताऊं, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो हमेशा cos से आएगा, इसको ऐसे याद कर लो, और जो एंगल की दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट होगा वो sin से आएगा। प्लीज इसको याद कर लो। क्या याद करेंगे,
जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो कॉस से आएगा, जो एंगल के दूसरा वाला कंपोनेंट है दूसरी साइड वाला वो साइन से आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे याद करोगे? जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में cos थीटा से मल्टीप्लाई करके आएगा, और जो एंगल के दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में sin थीटा से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुए, ठीक है। अब अगर मुझे वेक्टर ax और वेक्टर ay लिखना है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में क्या आना चाहिए? डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। अब जरा देखिए, अब आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा? कि अभी मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर, जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है, मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से समझाया कि यूनिट वेक्टर कैसे यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का यूज मैंने क्या बताया? डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो अब ax वेक्टर जो कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको याद कराया था कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है जो हमेशा यूज होगा पूरे यूनिवर्स में? आई कैप। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन नहीं गिवन होता है तो मैंने क्या बोला था? मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर लिख दो, यही बताया था ना। तो ax का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर ax का, ax डायरेक्शन की तरह x, तो x की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो ax आई कैप। ओके, देखिए ax केवल लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ax लिखेंगे एरो, इसके ऊपर एरो लगा के तो वेक्टर हो गया, तो साथ में डायरेक्शन जरूर चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए आई कैप। इसी तरह से अगर हम वेक्टर ay लिखें कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन जरूर आएगी। अब ay वेक्टर किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर मैंने बोला था यूज करोगे? j कैप। और ay का मैग्नीट्यूड कितना है? ay वेक्टर ay का, इसके साथ में यूनिट वेक्टर लिख दो j कैप। अब आपको यूज समझ में आया यूनिट वेक्टर्स का? तो यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके हम उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, साथ में हम लिख देते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो वेक्टर ax क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax आई कैप, वेक्टर ay j कैप। अब वेक्टर ax और वेक्टर ay क्या थे? वेक्टर ax इज कंपोनेंट ऑफ x इन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a in x डायरेक्शन, एंड ay क्या था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a in y डायरेक्शन, एंड कंपोनेंट क्या होते हैं? इफेक्ट। तो हमने जो वेक्टर a था इसको दो भागों में डिवाइड किया, x और y में। a को तो डिवाइड किया ना, a को तोड़ा हमने, रिजॉल्व किया। इसका मतलब है कि इसके इन दोनों भागों को, दोनों पार्ट को, दोनों टुकड़ों को ऐड कर दें तो हमें वापस ये मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर के लिए वेक्टर ऐड करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि वेक्टर a को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax और y डायरेक्शन में कंपोनेंट ay, और वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर लिखना पड़ेगा इनको, गलती से भी केवल ax केवल ay नहीं लिखना। तो वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। ओके, और अगर ax और ay को इस फॉर्म में लिखोगे, देखिए मैं इसके आगे इक्वल करके लिखता जा रहा हूं, तो ax की जगह क्या आ जाएगा? वेक्टर ax की जगह ax i कैप, और वेक्टर ay की जगह क्या आ जाएगा? ay j कैप। क्लियर हो रही बात? तो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। वेक्टर ax को हम क्या लिख सकते हैं? ax मैग्नीट्यूड वाला ax और i कैप, ay इज मैग्नीट्यूड ay और j कैप, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। ax हमने कितना कैलकुलेट किया था अभी ट्रायंगल से? a cos थीटा और ay a sin थीटा। तो इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा। Right? So this is how we resolve a given vector in two perpendicular directions x and y, two dimensions में। और उसके जो रिजॉल्व पार्ट आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? कंपोनेंट्स या रिजॉल्व पार्ट्स या प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं।
तो x डायरेक्शन में हमारा ax इज इक्वल टू a cos थीटा, y डायरेक्शन में ay इज इक्वल टू a sin थीटा। कैसे लिखेंगे? एंगल के साथ वाला जो है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करके और एंगल की दूसरी तरफ वाला sin थीटा से मल्टीप्लाई करके। ये इसलिए याद रखिए क्योंकि बाय चांस अगर ये एंगल यहां से ना दे करके यहां से दे रहे हो इस जगह से, तो फिर ये वाला हो जाएगा a cos थीटा और ये वाला हो जाएगा a sin थीटा, है ना? इसलिए मैंने ये याद कराया। तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो गया? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। So this is how we divide a given vector in two directions, rectangular directions, rectangular components. A is equal to axi plus ay j. इसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखे हैं, मतलब उल्टा, अभी हमने a से ax और ay लिखे हैं, इसका उल्टा देखिए यहां पे लिख रहा हूं। दिख रहा है? देखिए, तो अगर आपका इसका उल्टा है कि गिवन है आपको, इसका उल्टा अगर हम लें कि गिवन है, कंपोनेंट्स गिवन है ax एंड ay, तो इससे हम वेक्टर निकाल सकते हैं। यहां पे हमने वेक्टर से कंपोनेंट्स निकाले हैं। अब अगर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे आप वेक्टर लिख सकते हो। कैसे? बहुत ही इजी है कि आप ax और ay इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है? तो आपको वेक्टर ax गिवन होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, वेक्टर ay गिवन होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा। तो उससे आप जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। डायरेक्शन मतलब होता है एंगल। तो एंगल के लिए आप जरा देखिए यहाँ पे ax a cos थीटा, ay a sin थीटा। अगर मैं डिवाइड करूं ay को ax से तो a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? tan थीटा, है ना? तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। तो ये दो फार्मूले भी मिल गए हमें। ये कब हम यूज करेंगे? जब आपको कंपोनेंट्स गिवन है और उससे गिवन वेक्टर निकाल, जो वेक्टर निकालेंगे गिवन वेक्टर, राइट? तो कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड होगा उसको पाइथागोरस थ्योरम की तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ax² प्लस ay²। और वेक्टर की डायरेक्शन के लिए एंगल निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। रिमेंबर कि इस केस में थीटा जो है वो कहां से एंगल है? x डायरेक्शन से, एंगल फ्रॉम x डायरेक्शन, राइट? थीटा इज फ्रॉम प्लस x एक्सिस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? Is it clear? So students, this was a very useful lecture इसका यूनिट वेक्टर का। बहुत ही यूज में आएगा आगे जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे, तो उसमें हम देखेंगे और डिटेल में कैसे यूज करते हैं। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने देखा, फिर यूनिट वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमने देखे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आई जे के, वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट्स रिजॉल्व पार्ट या प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको हम कैसे यूज करेंगे किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखने में, और अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन है तो उससे हम वेक्टर कैसे लिखेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और मैंने बहुत धीमे धीमे ही रिपीट कर करके आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो ये मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आप इनको देखिए और यहीं से आप याद कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा फुल डिटेल में है, ठीक है? राइट? सो अगेन, अगर आपको नोट्स चाहिए डिटेल में या आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज मुझे भेजनी है तो उसके आपको मैंने दो तरीके बताए। नंबर 1, माय फोन नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करिए
माई फोन नंबर 9971161302। फिर से रिपीट कर रहा हूं 9971161302। एंड दूसरा मेथड मेरी वेबसाइट mecinstitute.com www.mecinstitute.com। वहां पर आप जाएंगे mecinstitute.com पे, तो वहां पर भी आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, और वहां से भी आप डायरेक्ट मुझे अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिनके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। राइट? सो एक बार इसको लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट वेक्टर्स का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।